हर्डल्स पे बात करनी है हमने रिकवरी के अंदर। फैमिली से भी पूछेंगे कि रिकवरी के अंदर हर्डल्स क्या आते हैं। करेंटली इंडोर पेशेंट्स जो है हमारे पास, कुछ हर्डल्स होते हैं ट्रीटमेंट में रहते हुए जो कि आ रहे होते हैं रिकवरी में, राइट? आउटडोर बेसिस में भी, इंडोर भी। जी, दिल नहीं लग रहा होता, सही एक रीजन है ये, बिल्कुल। और दिस इज द रीजन कि कुछ पेशेंट्स के 100 डेज से ज्यादा डेज इंक्रीज होते हैं इंडोर ट्रीटमेंट के। वाइज दैट? तो टाइम के अकॉर्डिंगली सारे गोल्स अचीव हो जाए, राइट? एक एक करके विल गो थ्रू दैम। एक तो पुअर एटीट्यूड। कुछ पेशेंट्स का एटीट्यूड इस तरह से होता है कि अपनी जितनी भी फिजिकल और मेंटल एनर्जी होती है ना, वो कहीं और स्पेंड कर रहे होते हैं। किन चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं? एंटी काउंसलिंग के ऊपर, डिसएग्री करने के ऊपर, जोक्स करने के ऊपर। जो एक्चुअल इश्यू होता है सीरियस नहीं हो पाते हैं। डू यू गेट इट? एनर्जीज जो है यूटिलाइज कहीं और कर रहे होते हैं। किन किन जगहों पे एनर्जीज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं जहाँ पे नहीं करनी चाहिए? ट्रीटमेंट पर, बट यूज कहीं और हो रही होती है। तो जब ट्रीटमेंट पे एनर्जी यूज करने की बारी आती है तब तक बैंक खाली हो चुका होता है एनर्जी का। डू यू गाइस गेट इट? दूसरी चीज ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि 2 घंटे यहाँ पे फॉलोअप पे गुजारने के बाद घर जाके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, राइट? जो कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ में जो चल रहे होते हैं, राइट? कुछ ट्रीटमेंट का टाइम बहुत थोड़ा हो जाता है और मेजॉरिटी जो टाइम है आप डेली अपनी लाइफ में गुजार रहे होते हैं। नहीं, डिस्ट्रैक्शन में आई रियली वांट इंडोर पेशेंट्स भी थोड़ा हेल्प करें कि वो डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। मतलब एक ट्रीटमेंट में है और ट्रीटमेंट में सोचने की बजाय, ट्रीटमेंट के बारे में बात करने की बजाय, पूछने की बजाय वो और चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे अच्छा, ये एक्चुअल रीजन है। हम आउटर सरफेस के जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं ना, फैमिली, पेशेंट, काउंसलर, कि ट्रीटमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही, थेरेप्यूटिक मीटिंग्स नहीं हो पा रही क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड होते हैं हम कहीं और, एनर्जीज कहीं और। वो उन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? फैक्ट ये रहे कि आप शायद ये जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे। आप ये नहीं है कि आपको पता है कि हम बहुत बीमार हैं और फिर जानबूझकर हम ये कर रहे हैं। जानबूझ के नहीं, वैसे आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। जैसे बच्चों के बारे में, जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, बहुत ही एक यूनिक सा, ये एक कैची सा एक लगती है बात कि जी बच्चे, जैसे आप सज्जाद साहब कहते थे कि टीनेजर्स हैं और मुझे इस वक्त उनको हेल्प करनी है एंड ऑल दैट। इसी तरह से और पेशेंट भी, छोटा बच्चा है उसको मिस कर रहे हैं, जैसे मिस कल अपनी बेटी को मिस कर रही थी और उन्होंने बताया। ये हम भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट को होल्ड नहीं करना चाहिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ट्रीटमेंट को होल्ड नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट को भी तो होल्ड करना नहीं चाहिए, राइट? मिस सबा, मैं जो बात कर रही हूँ ना, आपको लगता है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, आपको लगता है कि जब इलाज का मतलब है कि फिर सारी ज़िंदगी को स्टॉप लगे और फिर आप इलाज ही करें। एंड वी हैव दिस इंटेंशन कि आप कुछ भी ना करें और बिल्कुल एक वेजिटेबल की तरह घर में रहा करें। वी डोंट वांट दैट। इन फैक्ट इफ ही वांट्स टू डू स्टडीज तो विद इन रिसोर्सेज कर नहीं सकते हैं, हम किसी को मना ही नहीं कर रहे हैं पढ़ने से। लेकिन जब पेशेंट ये कहता है ना कि इलाज या फॉलोअप या दवाइयाँ ये नहीं करनी क्योंकि मुझे स्टडी करनी है या बिजनेस करना है, उस वक्त फिक्र की बात होती है। आप अपने इलाज दवाइयों के साथ अपनी स्टडी करें जी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर फॉलो द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड यू वांट टू डू स्टडीज और जॉब, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये नहीं ये, फिर मेलाफाइडी होती है, फिर उसके अंदर पीछे कोई ना कोई और ड्राइव होती है। जब आप, बात ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जब ये डेवलप होती है ना कि मेरा मुकाबला किस चीज़ से है। मेरा तो सवाल ये है पेशेंट से भी और फैमिली से भी, क्या वो समझते हैं कि उनकी डिजीज़ की नेचर क्या है? आज वैसे अताई अजीज साहब को बोलना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। नेचर ऑफ द डिजीज़ पता है आपको क्या है? नेचर ऑफ द डिजीज़, अब वो चाहे स्किज़ोअफेक्टिव हो, मिस सबा का डिसऑर्डर, चाहे एडिक्शन हो, चाहे मूड डिसऑर्डर हो, जो डिजीज़ है आपको, जो आपकी नॉन इश्यूज़ पे आपको लेके जाती है, अगर आपको पता चल जाए कि इसने बायो, साइको, सोशल और स्पिरिचुअल डैमेजेस किए हुए हैं, तो फिर मेरा ख्याल में सबसे प्रायोरिटी पर आप होंगे तो जॉब होगी। ठीक है ना? अगर आप इस फिनोमेना को समझ जाएं तो ये बहस बुराई बहस चले ही ना। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अंडरस्टैंड योर डिजीज़।
कि वो किस किस तरह से आपको इधर उधर लेकर जाती है। कभी वो कहती है अब्बू का फॉल्ट था, कभी वो कहती है मेरा फॉल्ट था, कभी वो कहती है हस्बैंड का फॉल्ट था, कभी वो कहती है विलिंग बेस का, या वॉट एवर। क्यों कोई चाहेगा कि आप पढ़े ना, क्यों कोई चाहेगा कि आप तरक्की ना करें? एक दफ़ा सोच कर तो देखें, क्यों ये ऐसी मेलाफाइडी कोई रखेगा? आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्यों मुझे ये, आपको क्यों लगता है कि मैं सही परफॉर्म एज ए डॉक्टर नहीं कर पाऊंगी, ठीक? लेकिन अगर आप अपनी ही इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन है, कभी लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम, बहुत दफ़ा पेशेंट एहतेशाम साहब ये कह रहे होते हैं कि एडिक्शन की वजह से आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो अब हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक? आप में से कितने लोग हैं जो फैमिली को मिस करते हैं दिन रात और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? कोई नहीं है। फैमिली मीटिंग्स में तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, और जब फैमिली मीटिंग होती है तो कितनी दफ़ा आप इस बात का इजहार किए बगैर अपने एक्शन से बताते हैं? हर्डल्स जो हैं, ये जो इंडोर ट्रीटमेंट है, रिकवरी की हर्डल्स इंडोर ट्रीटमेंट के बाद शुरू होती हैं, यानी यहाँ पे रहते हुए हर्डल्स नहीं होती, यहाँ से जाने के बाद शुरू होती हैं। क्या फैमिली की हर्डल्स भी यहाँ से जाने के बाद शुरू होती हैं या इंडोर में ही शुरू हो जाती है? फैमिली भी चेंज कर रही है और पेशेंट भी चेंज हो रहा है। पेशेंट शायद उतनी कॉन्शियसली शौरी ताकत और उसको इस्तेमाल करके नहीं हो रहा, उसको होना पड़ रहा है। मैं बात कर रही हूँ ट्रीटमेंट से निकलते हुए। जब ट्रीटमेंट इंडोर का ख़त्म होता है तो उसको कहा जा रहा होता है कि ये करें, अपनी उसकी शायद वांट है उसमें कुछ परसेंटेज ही हो, ठीक? फैमिली भी चेंज हो रही होती है, और क्या फैमिली खुद से चाह रही होती है चेंज होना, या फैमिली को भी कहा जा रहा होता है कि चेंज हो जाए? कहा जा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों का मोटिवेशन जो है वो कहीं जरा हम डाल रहे होते हैं कि इससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचें, आपकी जिसकी प्रैक्टिस है गुस्सा करने की, नवाजिशें करने की, जो आज की बात में थोड़ी सी बिफोर के हम अपने रियल उस पर आए, कि फैमिली और पेशेंट दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू दैट, बहुत रेयर है। वो तो एक ब्लेसिंग हो जाएगी, उसमें तो मुश्किल आसान हो जाएगी। देखिए, मुझे याद है फैमिली को, अता साहब की फैमिली को, मैंने तो जब से ज्वाइन किया है मैंने देखा है, यानी जितना भी ज्वाइनिंग है मैंने अता साहब को देखा है इनकी पहले से ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरे तो सीनियर है अता फिर। और मेरे ख्याल में ये अब इनको समझ आई है। अभी जब यू आर इन रिकवरी तो पहला प्री रिक्विजिट तो ये है कि आप एब्सटिनेंस में। मैं बात कर रही थी कि मैंने, जब मुझे ये पता चला कि हम अता साहब का यहाँ पर एक सेरेमनी कर रहे हैं 1 ईयर रिकवरी की, सो मुझे लगा कि मैंने बहुत सीखा अता साहब से भी और फैमिली से भी, यानी एक जर्नी है जो स्टार्ट हुआ। मुझे वो वक्त भी याद है व्हेन यू मैम इज़ नॉट कंफर्टेबल इन कमिंग हेयर, और मेरे पास नहीं था केस, मैं सबा के पास था, और वो डिस्कस कर रही होती थी कि बहुत मुश्किल है, बहुत एंशियस एंजाइटी होती है, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो हाउ कैन वी हेल्प सर नदीम से और बाकी सब से। तो आई वॉज जूनियर एट दैट टाइम। तो उसमें फिर देखा कि आहिस्ता आहिस्ता आपने आना शुरू भी किया, लेकिन आना आपने लास्ट 2 इयर्स में शुरू किया मेरे ख्याल से, रेगुलरली ट्रीटमेंट को फॉलो करना शुरू किया। और इसमें आपकी मोटिवेशन शुरू में नहीं थी, आप डिस्कम्फर्ट फील करती थी यहाँ पर आना। इवन पता नहीं अब सही बात है या नहीं, अता साहब हमें ये भी कहते थे कि मामा रोकती हैं यहाँ पे आना। देखिए कि ये है कि आप जब अपने हिस्से का काम करेंगे, यानी फैमिलीज अपने हिस्से का काम करेंगी, तो रिजल्ट्स आएंगे। सोचा ये जाता है कि जब ट्रीटमेंट हो जाएगा ना, जैसे इंडोर फैमिलीज में सोचा ये जा रहा होता है कि ये 100 दिन कंप्लीट होंगे तो पेशेंट जो है वो आज मिस आमना डिस्कस कर रही थी, किसी फैमिली मेंबर ने कहा कि अब इसको क्या बना दें, 0 मीटर शायद 0 मीटर बना दें इसको, वो भी जापानी गाड़ियों वाला, पाकिस्तानी वाला नहीं, जापानी गाड़ियों वाला। अब उसमें ये है कि सबसे बड़ी मुश्किल ये है
कि एक्सपेक्टेशंस ये इंडोर से हुआ हैं है। कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात याद रहे कि इतनी मोटिवेशन नहीं है खुद को चेंज करने की। काउंसलिंग के ज़रिए, ग्रुप सपोर्ट के ज़रिए वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू कि इससे आपको फ़ायदा होगा और फिर आपके लव्ड वन को भी फ़ायदा होगा इसका। और जो इस राज को पा लेते हैं वो बड़ी बग़ैर किसी थकावट के इस जर्नी को लेके चलते हैं। और अगली बात मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि इंडोर के बाद ये उम्मीद की जाती है कि अब बिल्कुल अच्छा ही होगा, थिंग्स विल ग्रेट वाली बात, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी आपके लिए भी। कुछ अर्सा आपने जो सीखा उसको प्रैक्टिस करने में डिफ़िकल्टी होगी। यस्टरडे यू वर सेइंग कि ये तो एक ऑन गार्ड सी ज़िंदगी नहीं हो जाएगी। मिसेस सज्जाद कह रही थी कि कितनी देर तक हमें बिल्कुल ऐसे चौकन्ना ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। सो आपकी प्रैक्टिस और पेशेंट ने जो सीखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस, ठीक, आदत उसको बनने में, नई स्किल्स को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। नज़रियाती तब्दीली, बिहेवियरल चेंज, ओवरऑल आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो फिर आप समझ आ जाती है ना जब कि ये जर्नी मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे भी अता साहब की मदर ने कहा कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इससे मुझे हेल्प मिल रही है। पहले वो इस बोझ के साथ आती थी कि ये कब ठीक होगा और ये ठीक होके ही नहीं दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर आना उनको मुश्किल होता है बिकॉज शेम फील होती है। पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को शेम फील होती है कि ये हमारे लव्ड वन के साथ क्यों हो गया। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।